नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT कक्षा 11 की जो आरोह भाग 1 अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 9 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। तो पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म सन 1889 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है। फिर इनकी रचनाओं की बात करें तो मेरी कहानी इनकी आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये इनका हिंदी अनुवाद है, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनकी रचनाएं हैं। लड़खड़ाती दुनिया लेखों और भाषणों का एक संग्रह है। आगे बात करें तो इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में होता है। उनके पिता वहाँ के बहुत बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड के हैरो तथा कैम्ब्रिज विद्यालयों में हुई थी। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की ये 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं। नेहरू जी का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा है। सन 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है कि ये पहले अंग्रेजी भाषा में रचित था, जिसका हिंदी भाषा में किसने इसको प्रकाशित करवाया? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक है, जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पहना माना जाता है। अब इसके शब्दार्थ में बात करें तो शब्दार्थ है सियाने का मतलब समझदार, गिजा खुराक या भोजन या खाद्य, नजरिया होता है देखने का दृष्टिकोण, महदूद होता है सीमित, मसला मुद्दा, एक सा मतलब एक समान, ढड्ढे मतलब बोझ, तब्दीलियां परिवर्तनों, जूझ खंडिया भाग, कसमकस उहापोह या पेशों पेश।
हवाले का अर्थ होता है संदर्भ, कुतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता, ताज्जुब का अर्थ होता है आश्चर्य, हट्टे कट्टे का अर्थ होता है हष्ट पुष्ट, स्वस्थ या मजबूत कदकाठी वाला, अजीज होता है प्रिय, दरअसल होता है वास्तव में, जलसा होता है समारोह है, दावा होता है आक्रमण। हवाले होता है संदर्भ। पहला क्वेश्चन है भारत माता कृति है, तो ये एक हिंदुस्तान की कहानी कृति का 5वां भाग है। नेहरू जी ने जनता को भारत के बारे में क्या बताया कि भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत जो संस्थापक हैं उन्हीं के नाम से ये शब्द निकला है। किसानों ने नेहरू जी के सामने अपनी क्या समस्या रखी? गरीबी, कर्जदारी, लगान, ब्याज, जुल्म की समस्या रखी। नेहरू जी जलसों में क्या बताते थे कि देश के हिस्से एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी भारत एक है। एक सभा में जनता द्वारा भारत माता की जय बोलने पर नेहरू जी ने उनसे इस बात का मतलब पूछा था। उन्होंने जवाब दिया, एक हट्टे कट्टे जाट ने इसका मतलब धरती बताया था। भारत माता की जय का मतलब नेहरू जी ने बताया था कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को। तो यह अध्याय समाप्त हो चुका। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरोह भाग 1 हिंदी पुस्तिका का ये गद्य से संबंधित अंतिम अध्याय जो अध्याय नंबर 10 है। सैयद हैदर रजा, उनका जन्म सन 1922 ईस्वी को बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में होता है। इनको सम्मान मिला था ग्रैंड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का। इनकी मृत्यु सन 2016 में होती है। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण माना जाता है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सम्मान्य नहीं बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और शुजा के साथ रजा का नाम भी अगली पंक्ति में आता है। इनमें हुसैन सबसे ज़्यादा घुमक्कड़ रहे लेकिन उनका केंद्र भारतीय रहा। शुजा न्यूयॉर्क चले गए, रजा पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार हैं। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में माना जाता है। उनकी कई कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी रहा है। यहाँ यह भी गौर मतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झरिया ने कराया था। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफ़ी सराहा गया है। रुडोल्फ वॉन लेडेन, पियरे गोदिबेर, गीतिसेन, जाक लासें, मिशेल एम्बेर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है।
एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उनकी सृजनात्मक बेचैनी, उनकी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उनका जुनून, ये सारी चीजें इन्हें बहुत रोचक और सहज शैली में उभर कर सामने आई है। शब्दार्थ में गैलरी का अर्थ है चित्रशाला, समीक्षा, जांच पड़ताल। समीक्षा में इच्छा प्रत्यय है। क्रूर, निर्दयी, आत्मसात, अपने में लीन, उबरना, संकट से मुक्ति, दृष्टता, अभद्रता। दृष्टता में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उबरना जो है वो एक क्रिया है। आत्मा का पाप आत्मकथात्मक कृत्य में क्या बतलाया गया है? इसमें बतलाया गया है कि रज्जाक के चित्रकला के क्षेत्र में अपने प्रारंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में। लेखक को मध्य प्रांत की छात्रवृत्ति मिली थी, बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए, परंतु देर से पहुंचने पर वहां उनको दाखिला नहीं मिला। लेखक को फिरोज शाह मेहता रोड पर बम्बई के एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में नौकरी मिली थी, एक डिजाइनर की, जिसके मालिक थे श्री जमील तथा मैनेजर थे श्री हुसैन। लेखक के जैकब सर्कल वाले कमरे पर पुलिस क्यों खड़ी थी? क्योंकि उनका एक टैक्सी ड्राइवर, जो उनका रूम पार्टनर था, उसके मित्र राल्फ की टैक्सी में किसी ने सवारी की छुरे से हत्या कर दी थी। लेखक ने बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के स्वर्ण पदक मिला था, वो मिला था 1948। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नवंबर 1973 की प्रदर्शनी में द टाइम्स ऑफ इंडिया में लेखक की चित्रकारी की प्रशंसा किसने की? कला समीक्षक रुडोल्फ वान लडे ने। इस प्रदर्शनी में लेखक के दोनों चित्र 40 रुपये में बिके। द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्ट डायरेक्टर थे वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वॉल्टर लेंग हेमर। वियना के कला संग्रह जो लेखक के प्रशंसक बने थे वो थे एमेनुअल श्लेसिंगर। लेखक 1948 को श्रीनगर की बेरोक-टोक यात्रा कर सके, कश्मीरी प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के पत्र के साथ। श्रीनगर में लेखक की भेंट हुई थी फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टिये बेंसा से। सेंजा, वैन गोग, गोंगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्रोक थे। ये थे लेखक के पसंदीदा फ्रांस कलाकार। फ्रांस सरकार द्वारा 2 वर्ष की छात्रवृत्ति मिलने पर लेखक मार्सेई पहुंचे 2 अक्टूबर 1950 को तथा पेरिस से जीवन की शुरुआत की। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है, ये कहा था लेखक ने। लेखक के विचारों से प्रभावित होकर दमोह शहर के ग्रामीणों के साथ काम किया था, जहरा जाफरी नामक महिला के द्वारा। तो इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।